हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सॉल्यूशन चैप्टर विद लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हमने राउल्ट्स लॉ का कवर किया था। अब उसका मेजर पोर्शन तो कवर हो गया था, लेकिन उसके कुछ स्पेशल केसेस रह गए थे जिसे आज हम कवर करेंगे, और उसके साथ साथ उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जिससे हमारा कुछ और टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ओके, तो चलो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो लिखते हैं हम सम स्पेशल केसेस। ओके, तो पहला केस क्या है कि हमने कल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात की थी, इसमें दो लिक्विड्स थे। अगर हम कहते हैं कि वन ऑफ द कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल, अगर एक उसमें से नॉन वोलेटाइल हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो। हम कह रहे थे कि हमारा टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही लिखा था। अगर मान लो कि आपका बी जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट बी इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नॉट वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब वो वेपर बनाएगा ही नहीं, उसका वेपर प्रेशर ही जीरो हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि उसका वेपर प्रेशर जीरो होना। तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ जो टोटल प्रेशर, हमारा टोटल वेपर प्रेशर आएगा, वो सिर्फ ए के कारण होगा। मीन्स वेपर सिर्फ किसकी बनेगी, ए की ही बनेगी। इस केस में आपका ग्राफ कैसा जाएगा राउल्ट्स लॉ का, वो अपने ऐसा डब्बा बनाते थे जो दोनों तरफ वेपर प्रेशर वाला लेके, एक सेकेंड और लगाने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ हमारा जो एक तरफ का ही ग्राफ बनेगा, जो कि ये रहेगा एक्स ए इज टू वन, एक्स बी इज टू जीरो। यहाँ पे चाहे आप मोल फ्रैक्शन उसका वन ले लो, लेकिन उसका वेपर प्रेशर ही जीरो, तो उसका कर्व बनेगा ही नहीं। सो ये हो गया हमारा पी नॉट ए। ठीक है बेटा, यही पी ए को भी शो करेगा एंड आपका पी टोटल को भी शो करेगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये पी टोटल के लिए लिख सकते हो पी ए प्लस पी बी, कि इधर लाइन जाने पे हमारा बी के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, तो उससे बी का वैल्यू है जो सॉल्यूशन में, बी की अमाउंट है वो बढ़ रही है, जिसके कारण उसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम होता होता जीरो हो जाएगा उस टाइम पे, जब लिक्विड में सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचा रह जाएगा, जो कि कौन सा होगा, नॉन वोलेटाइल, मीन्स अपना कंपोनेंट बी। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट कुछ स्पेशल केस तो नहीं कह सकते इसे हम, बस न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए कह दें कि इफ बोथ components, both liquids are present in equal amount, equal, आप कह सकते हो if both liquids are equimolar, अमाउंट अलग चीज होती है, मोल्स अलग चीज हो जाते हैं। इक्विमोलर कह दें तो मतलब एन ए इज इक्वल टू एन बी, मतलब उनके मोल्स सेम होंगे तो मोल फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाता है बेटा। दोनों का सम वन करना है तो दोनों को हाफ हाफ कर दोगे तो वन हो जाएगा। वैसे भी फॉर्मूला से भी आप चेक करोगे तो हाफ आएगा मोल फ्रैक्शन, अगर दोनों ही कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन इक्वल है, सॉरी मोल्स इक्वल है। तो इस केस में आप डायरेक्ट पी टोटल कैसे निकाल सकते हो, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, यहाँ पे हाफ हाफ वैल्यू रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी बाय टू, ये आपका पी टोटल आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो इससे आप, अगर आपको पता है कि वो इक्विमोलर है, तो आपको राउल्ट्स लॉ पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप पी नोट ए प्लस पी नोट बी को सम करके उसको हाफ कर दो। क्लियर है? तो नेक्स्ट केस देखते हैं, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है, कि राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ है हमारा, एज अ स्पेशल केस, एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब इसे हेनरीज लॉ से रिलेट करेंगे हम, हेनरीज लॉ से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो हेनरी लॉ हमारा क्या कहता था, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ कहता था भाई, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, हेनरीज कांस्टेंट डॉट उसका मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड सॉल्यूशन। और यही हम राउल्ट्स लॉ की बात करें, राउल्ट्स लॉ की बात करें, वहां पे पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, P इज इक्वल टू पी नॉट ए डॉट मोल फ्रैक्शन। तो डिफरेंस सिर्फ किसमें आया, हेनरी कांस्टेंट और
हमारे पी नॉट ए की वैल्यू में, मतलब उसके वेपर प्रेशर इन प्योर लिक्विड स्टेट की बात में जस्ट डिफरेंस आया है। अब अगर ऐसा हो जाए कि हेनरीज लॉ में क्या होता है, हमारा जो गैस लिक्विड सॉल्यूशन होता है, सो जो एक कंपोनेंट होता है हमारा गैस वाला, उसी के मोस्टली वेपर्स बन रहे होते हैं, क्योंकि गैस तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगी ना। तो मोस्टली जो कंपोनेंट्स है वेपर में जो कंपोजिशन है, मोस्टली कंपोजिशन किसका होगा, गैस का होगा। ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ में दोनों चीजें आ जाती हैं। अब अगर हेनरीज जो हमारा राउल्ट लॉ, स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ कब होगा, इफ हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इज इक्वल्स टू पी नॉट वैल्यू। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तब उस केस में हम क्या कहेंगे, राउल्ट्स लॉ को, राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो इस केस में हम ये चीज लिख देते हैं, अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू, उसकी भी यूनिट प्रेशर में होती है, पी नॉट भी प्रेशर है एक टाइप का क्या, एक हाई वेपर प्रेशर हो। तो अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाए एक सॉल्यूशन के लिए, तो हम उसे कह देंगे राउल्ट लॉ, यहाँ पे एक स्पेशल केस है किसका, हेनरीज लॉ का। क्लियर है बेटा। तो ये चीजें थी, हमें थोड़ा सा देखना था इसके लिए स्पेशल केस के बारे में। बाकी इसके अलावा तो हम अब सीधा न्यूमेरिकल्स पे ही जाएंगे। क्लियर है बेटा। तो चलो देखते हैं। लो भाई, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंपल दो क्वेश्चंस रखे हैं, उसके बाद मैंने तीसरा क्वेश्चन ऐसा रखा है जिससे आपका एक और टॉपिक कवर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। ओके, एक सेकेंड। हाँ, अब सही है थोड़ा सा, अब सही है। फॉलोज राउल्ट्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन आर, सो पी नॉट जो बेंजीन है हमारा, वो कितना दिया है, 75 mm। ठीक है, एच जी ले लो, मरकरी के फॉर्म में लेते हैं हम इसे। पी नोट जो टोल्यूइन है वो क्या दिया हुआ, 25 mm एच जी दिया हुआ। ठीक है, दोनों का एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया उन्होंने। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो इसके जो मोल फ्रैक्शन रहेंगे बेंजीन के, वो कितना है, 0.75। और इसका कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 0.25। वैसे तो दिया हुआ हम लोगों ने 0.25। क्लियर। तो बस उन्होंने सिंपली पूछा कि द वेपर प्रेशर ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन इज, तो वेपर प्रेशर ही तो बताना है। तो कैसे बताते हैं हम, राउल्ट्स लॉ से, पी नो पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। और अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पी ए क्या लिखेंगे, पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी। तो सिंपली हमें वैल्यूज पता है, कुछ भी नहीं था, ये तो जस्ट मैंने आपको बताया है कि इसलिए क्वेश्चन लिए कि आपको फॉर्मूला पता लग जाए कि कैसे लगाना होता है। 0.75 को आप क्या लिख सकते हो, 3/4 लिख सकते हो। प्लस सेकंड कंपोनेंट हमारा टोल्यूइन है, उसका वेपर प्रेशर है 25, इसके 0.15 को हम 1/4 लिख लेंगे। तो ऐसे करके आप इसे सोल्व कर सकते हैं, हो जाएगा बेटा। अगर आप इसे करना चाहो तो 225/4 प्लस 25/4 मीन्स आपका 250/4, और ये बन जाएगा आपका 62.5 mm तो यही आपका ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। क्लियर है बेटा, ये जस्ट इतना, ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑन द राउल्ट्स लॉ, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कैसा है हमारा। ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिथेनॉल इथेनॉल सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज। ओके, इक्वेशन दे दी हमें यहाँ पे 120x प्लस 140। क्लियर है, वेयर x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, ये मिथेनॉल के लिए इक्वेशन हो जाएगी, और ये इथेनॉल के लिए हो जाएगी, ये एमईओएच, मिथेनॉल को एमईओएच लिख सकते हैं भाई, मिथाइल और ओएच, एंड इसको इथेनॉल को ईटीओएच। ऑर्गेनिक अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको ही पता होगा। द वैल्यू ऑफ पी नॉट ईटीओएच, देखो हमें इसके लिए ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी नॉट ईटी, ईटी से लिख रहा हूँ, और एक्स ईटी, और यहाँ पे पी नॉट एम ई एक्स एम ई। देखा जाए तो हमारे पास वैसे तो डाटा तो सफिशिएंट नहीं है कि हम वैल्यूज ऐसे देख लें, बट इसका क्या होता है, हम अजम्पशन मान के चलते हैं कि अगर इफ इफ अगर हम इस सॉल्यूशन में से हमें ईटीओएच का पूछा है ना कि वेपर प्रेशर कितना होगा प्योर स्टेट में, अगर मिथेनॉल को निकाल दें, इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 कर दे,
तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 140 के इक्वल हो जाएगा पी। अब 140 के इक्वल हो जाएगा, 140 में क्या होगा? अगर इसको आप लिखना चाहो, चलो आपको प्रॉपरली करवाता हूँ मैं से। ऐसा जंक्शन तो लेंगे लेंगे एक बार फिर से। लो देखो, ये इसके अगर मान लो एक्स एम ई ओ एच के मोल फ्रैक्शन कितने एक्स हैं, है ना, दिए हुए हैं। तो ई टी ओ एच के मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे? 1 - एक्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखोगे? ये पी नोट ई टी ओ एच इंटू 1 - एक्स। इसे लिखोगे आप पी नोट एम ई ओ एच, मतलब आपका ये तो दिया हुआ है डाटा हमें 120 एक्स। ओके, ये इसके मोल फ्रैक्शन है। अगर मैं कह दूं कि एक्स जीरो हो जाए तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? पी नोट, अकेला पी नोट बच जाएगा ना, पी नोट इंटू 1 - 0, पी नोट ई टी एच हो जाएगा। तो पी नोट ई टी एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 140। बस ये अजम्पशन लगाना होता है। सो पी नोट ई टी एच इज इक्वल्स टू 140 mm। क्लियर है? तो ऐसे अजम्पशन लगा के भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ओके बेटा, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलते हैं, जो हमारा जेई एडवांस लेवल का भी रहेगा और उससे एक हमारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा, विच इज ऑलरेडी रिटन हेयर। सो आई थिंक आपको क्वेश्चन विजिबल होगा। इसमें लिखा है भी 1 मोल ईच ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर मिक्सड इन अ पिस्टन टाइप वेसल ऑफ piston type vessel and piston is moved slowly and isothermally given that हमें ए का मोल फ्रैक्शन, ए के वेपर प्रेशर दे दिए उसके प्योर स्टेट में, बी के वेपर प्रेशर दे दिए प्योर स्टेट में। फाइंड प्रेशर व्हेन फर्स्ट बबल इज फॉर्म्ड एंड आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल। चलो ये 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो इसे हमें अभी देखना है कि कैसे करें। लो भाई, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे पहला ए पार्ट लेके चलते हैं हम अभी। लिंक सही है? हाँ ठीक है भाई। तो देखो, इस क्वेश्चन में आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा, इम्पोर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि जेई में पूछा जाता है अक्सर, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। कर्व बनेगा, देखते हैं कैसा बनता है, क्या निकलता है इसका। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन फर्स्ट बबल इज फॉर्म्ड, व्हेन फर्स्ट बबल इज फॉर्म्ड, तो बताओ भाई मेरे को कि अगर पहला ही बबल बन रहा है अभी, तो एक सॉल्यूशन है आपके पास, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें अभी 2 लिक्विड्स हैं। अभी जस्ट एक ही बबल बना है, ओनली वन बबल, ओनली वन बबल ऑफ वेपर। तो देखो, लिक्विड में से अभी जस्ट एक बबल ही बना है, तो लिक्विड की अमाउंट में कुछ खासा फर्क आने वाला नहीं है, उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या ये कह सकते हैं भाई, इसमें जो लिक्विड था, वैसे भी उन्होंने इनिशियली दिया है कि हमने उनका एक एक मोल लिया है, मतलब इक्वल मोल्स लिए हैं, मतलब इक्वल मोल्स लिए हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? एक्स ए इज इक्वल्स टू हाफ, एक्स बी इज इक्वल्स टू हाफ। ओके, इक्विमोलर में मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है? हाफ हाफ हो जाता है दो कंपोनेंट्स का। इनिशियली ये थे। जब उसका वेपर बनने लगेगा, जब उसका वेपर बनने लगेगा, तो आप क्या कह सकते हो कि लिक्विड के अमाउंट में तो कुछ फर्क आया ही नहीं है अभी, कुछ भी, जो आया भी होगा कुछ डिफरेंस थोड़ा सा कम हुआ होगा, उसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये क्या है? वन बबल ऑफ, अभी वन नहीं कहेंगे, अभी फर्स्ट कहेंगे, फर्स्ट बबल ऑफ वेपर, फर्स्ट बबल ऑफ वेपर। तो इस केस में हम कह सकते हैं भाई, हमारे पास अभी भी स्टिल क्या है? एक्स ए हाफ ही है, एक्स बी भी हाफ है। ओके, उसमें कोई फर्क नहीं आया। इसी से हम क्या निकाल लेंगे? वेपर प्रेशर निकाल लेंगे, जो कि हमारा क्या क्या होता है? पी ए प्लस पी बी, वही फॉर्मूला राउल्ट्स लॉ वाला। पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, क्या हो जाएगा ये? पहले का सा अपने पास 75 और दूसरे का 25, 75/2 प्लस 25/2, तो ये आ गया हमारा 50 mm। तो ये प्रेशर आ गया कब? जब जस्ट पहला ही बबल बना था, अभी एक ही बबल बना है वेपर का। ओके, तो ऐसे हम फाइंड करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर पहला बबल ही बना तो आप लिक्विड में अमाउंट को सेम ले सकते हो एज इनिशियली।
जितना पहले दे रखा था। अगर कुछ और मोल्स दे रखे होते तो भी हम उसका मोल फ्रैक्शन उसके अकॉर्डिंग ले लेते। क्लियर है बेटा? तो बी पोर्शन देखते हैं। बी पोर्शन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड प्रेशर व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज लेफ्ट। लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज लेफ्ट। अब इस केस में क्या है कि सारा का सारा लिक्विड आप मान सकते हो, एक ही ड्रॉप बची है भाई, तो वो ना के बराबर ही है। इतने एक 1 मोल लिया हमने उसका, उसमें से एक ड्रॉप बची तो वो ना के बराबर है। हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड इज, या ऑल ऑफ द लिक्विड इज हैज बीन कन्वर्टेड टू वेपर फेज। तो इसी अजम्पशन को लेके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम कहेंगे, पहला हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज लेफ्ट। क्लियर है बेटा? इस केस में हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द लिक्विड, अजम्पशन क्या है हमारा यहाँ पे, ऑल ऑफ द लिक्विड हैज बीन कन्वर्टेड टू, हैज बीन कन्वर्टेड टू वेपर। अगर आप इसे डायग्राम के थ्रू देखना चाहो तो आप कह सकते हो भाई हमारे पास कुछ ऐसा था, लिक्विड था, तो आफ्टर इन्फिनाइट टाइम, या आप कह सकते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उन्होंने टेम्परेचर की कुछ बात नहीं की, तो हम कह देंगे, हमें अजम्पशन ही लेना कि सारा ही वेपर फेज में है, सारा ही वेपर मॉलिक्यूल्स है भाई। ओनली आप कह सकते हो कि एक ड्रॉप बची है यहाँ पे, 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज लेफ्ट। लास्ट ड्रॉप कह सकते हो आप इसे, क्या है ये, लास्ट ड्रॉप है, लास्ट ड्रॉप है ये। तो इस केस में हम क्या लेंगे, इस केस में हम मान के चलेंगे कि जो वाई ए वाई बी हैं वो सारे के सारे वाई ए वाई बी में कन्वर्ट हो चुके हैं ना। समझ रहे हो ना बेटा मेरी बात, ये कि वाई ए और वाई बी में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो सारा वेपर फेज बन गया होगा ए और बी का। शुरू में भी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स लिए थे, बाद में भी उसके जो वेपर बनेगी उसमें भी उनके इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे ए और बी के। तो हम क्या कहेंगे कि वाई ए और वाई बी हम क्या कहेंगे, हाफ हाफ है। क्यों? क्योंकि सारा कन्वर्ट हो गया भाई उसमें, अब बचा ही नहीं कुछ। जो वेपर फेज होगा उसमें ए और बी का कंपोजिशन होगा वो भी इक्वली इक्वली होगा। क्लियर है बेटा? तो चलो भाई अभी अपने इस पे कौन सा रिलेशन लगाएं। कल मैंने आपको लास्ट में एक रिलेशन बताया था, कौन सा, याद करो, वाई ए अपॉन पी नोट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नोट बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी टी। पी टोटल प्रेशर था हमारा, हाँ हमने वहां पे जो निकाला था रिलेशन इसका। हाँ बिल्कुल यही। तो अभी इसमें वैल्यूज रखो और हमें निकालना क्या है, प्रेशर निकालना है, पी टोटल निकल जाएगा। तो वाई ए कितना, हाफ है, इंटू पी नॉट ए हमें पता है 75 है, वाई बी कितना हाफ है, पी नॉट बी 25 है, तो 1 अपॉन पी टोटल हमें निकालना है। तो भाई निकाले ये बन जाएगा 1/150 प्लस 1/50। ये हो गया अपना 1/PT। तो इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 अपॉन, नहीं, पीटी के लिए आप लिखोगे एल्सियम एल्सियम लेके पीटी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 150 इंटू 50/200। सो ये हो गया आपका 75/2, मीन्स आपका बन गया यहाँ पे ये 37.5 mmHg। ओके, तो हमारा आ गया टोटल प्रेशर 37.5 mmHg जब हमारा लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बचा है कंटेनर में। अब हमें दो एक्सट्रीम सिचुएशंस मिल गई, एक तो पहला कि पहला जस्ट बबल बना था वेपर का, एक जस्ट लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बची है, मतलब सारा का सारा वेपर बन गया। ठीक है, यही हमसे थर्ड पार्ट ने पूछा है। थर्ड क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा हमसे, फाइंड द प्रेशर रेंज इन विच बोथ लिक्विड एंड वेपर को एग्जिस्ट। मतलब पहले लिक्विड था, अब वेपर है। लिक्विड में पहला वेपर बना था, पहले वेपर की मॉलिक्यूल से लेके लास्ट लिक्विड की ड्रॉप तक क्या प्रेशर रेंज है, वो क्या है देखो। पहले कब आया था, जब पहला जस्ट वेपर बना था वो था 50 mm, और
जो लास्ट आया था वो कितना 37.5 एच जी मत लिखो, क्या पता उन्होंने क्या लिया, वैसे एच जी लेते हैं जनरली। तो हमें जितना बोला गया हम उतना करेंगे। तो जो प्रेशर रेंज है, प्रेशर रेंज इन विच बोथ लिक्विड एंड वेपर को एग्जिस्ट, मतलब एक साथ रहते हैं। ठीक है, इससे अगर मैं कम प्रेशर कर दूंगा तो सारी की सारी क्या हो जाएगी, वेपर बन जाएगी। और उससे ज्यादा प्रेशर कर दूंगा, 50 mm से ज्यादा कर दूंगा तो सारा का सारा लिक्विड ही बन जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई 37.5 mm to 50 mm, यही हमारी रेंज है। क्लियर है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसी पे ही हम एक कर्व बनाएंगे जिससे हमारे कुछ पॉइंट क्लियर होंगे, मतलब हमारा एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, वो कर्व कैसे बनता है देखो। भाई अगेन ये ला, ये लो, ये लो, ये लो, ये रहा। तो ये बन ऐसा जाता ना, चलो कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं बनी। ओके, तो एक वही राउल्ट लॉ के जैसे हमने वो पॉइंट्स तो बनाने हैं, पी नॉट ए पी नॉट बी। यहाँ पे पी नॉट ए को ऊपर क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर भाई ज्यादा था शुरू में, 75 था, दूसरे का 25 था। ये लो पी नॉट बी, ये कितना है हमारा 75 है, और ये कितना है आपका 25 है। थोड़ा और नीचे होना चाहिए था पर कोई बात नहीं, तो वो बस जोड़ देते हैं इसको। ये तो सिंपली हमें पता था, राउल्ट्स लॉ में करते ही करते हैं। अब लेकिन इसमें एक और कर्व बनेगा जो कि मैं पहले बना देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका एक्स ए ले लो, ये एक्स बी ले लो। ठीक है, यहाँ पे ये 1 1 है। अब हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया था, हमारे पास तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स थे ना, एक सेकंड, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स थे हमारे पास। तो हाफ ऑफ मोल फ्रैक्शन हम भी क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। ये लो भाई लाइन ड्रॉ कर ली, एक ये पॉइंट आया है, एक ये पॉइंट आया है। अब देखो भाई, ये पॉइंट जो है हमारा, ये अपर पॉइंट हुआ, यहाँ पे आप कुछ लाइन ऐसे करके देखो, और एक ये पॉइंट आया है। ये कौन सी रेंज है, ये वही रेंज है जो हमने क्वेश्चन में की, 37.5, ये है आपका 50। ये जो वेपर प्रेशर है, इसके ऊपर हमारा क्या रह रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है लिक्विड प्लस वेपर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, इस रेंज के अंदर जो भी ग्राफ बना है, हमने लिखा है, ये बनाया है एक ऊपर स्ट्रेट लाइन वाला, नीचे कर्वी लाइन बनाई है, जो इसके बीच में लिक्विड और वेपर को एग्जिस्ट करेंगे। मैंने बोला था कि अगर 50 से ऊपर हम प्रेशर रखते हैं तो हमारा सारा क्या एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन। और अगर 37.5 mm जिससे नीचे अगर हम प्रेशर कर देते हैं तो सारा का सारा क्या बन जाएगा, वेपर प्रेशर बन जाएगा, वेपर फेज बन जाएगा, सॉरी। क्यों भाई, मतलब इतना कम प्रेशर करने पे वेपर क्यों बन जाएगी। अगर वेपर प्रेशर ही इतना कम है तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वेपर के, वो सरफेस पे इतनी जोर से नहीं टकरा पाएंगे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं। तो इतना कम प्रेशर होने पे वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, तो वो सारे के सारे एज अ वेपर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है बेटा। तो इन पॉइंट्स को कुछ कहते हैं, जैसे इसे कहते हैं कि इसके नीचे आपका क्या बना था, फर्स्ट बबल बना था इसके नीचे जाने पे, तो इसे हम कह देते हैं बबल पॉइंट कर्व। इसे बबल पॉइंट कहेंगे, पूरे वाले को हम, पूरे कर्व को क्या कह देंगे, बबल पॉइंट कर्व। ये बबल पॉइंट है, और इसे हम अगर सिंपली बोलना चाहें तो ये बबल पॉइंट कर्व हो जाएगा। और ये क्या है, इसके ऊपर पहली क्या बनी थी, ड्रॉप बनी थी लिक्विड की, इसके ऊपर क्या बनी थी, लिक्विड की पहली ड्रॉप बनी थी, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट, माउंटेन ड्यू, ड्यू पॉइंट। और इस कर्व को क्या कहेंगे हम, ड्यू पॉइंट कर्व, ड्यू पॉइंट कर्व। क्लियर है बेटा। ठीक है, अगेन क्लियरली कह देता हूँ, ये कर्व सिर्फ जेई वालों को देखना है, अगर कोई नीट वाला देख रहा है तो उसके लिए रेलेवेंट नहीं है। आप अपना इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो, आप कुछ और पढ़ सकते हो इसकी जगह। ओके बेटा, तो ये सिर्फ जेई के लिए आता है, जेई में थोड़े इस लेवल की चीजें पूछ ली जाती हैं, अभी मोस्टली जेई एडवांस्ड में, मेंस में
कम ही रहता है सब। ओके, इसी क्वेश्चन पे हम एक और कर्व बना सकते हैं। पहले तो आप ये कर्व देख लो। हमने बोला कि अगर एक रेंज है हमारी 50 से लेके 737.5 mm की, जिसमें हमारा लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट कर रहा था। 50 mm से ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो सारा का सारा ही लिक्विड बन जाएगा। मतलब 50 से ऊपर का मतलब उसके सरफेस पे इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो वेपर के मॉलिक्यूल्स बन ही नहीं पा रहे हैं। समझ गए? 50 से ऊपर इतना प्रेशर रख कर दें कि इससे ऊपर इतना प्रेशर कर दें कि वेपर मॉलिक्यूल बाहर निकल ही ना पाए, लिक्विड से वेपर बन ही ना पाए। और वेपर में अगर हम कह रहे हैं 37.5 वाला प्रेशर की बात कर रहे हैं, अगर उससे कम प्रेशर कर देंगे तो वेपर के मॉलिक्यूल्स उतने कम पोटेंशियल से कोलाइड करेंगे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे। ओके, ये रेंज इसलिए आई थी ऐसी, थ्योरेटिकली भी देखा जाए तो, कंसेप्चुअली भी। तो ये चीज है। अब इस पे हम एक चीज और बॉइलिंग पॉइंट का कर्व बना सकते हैं। क्या है? इस पे हम बॉइलिंग पॉइंट का कर्व बना सकते हैं। फिर से वही स्ट्रेट लाइन वाला चक्कर रहेगा। चलो, लो भी बन ही गया। ओके, ठीक है भाई। अब देखो, शुरू में वेपर प्रेशर का जब टॉपिक चल रहा था, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा किसका है? एक सेकंड ये लिख दें कि ये प्रेशर टर्म है, इधर मोल फ्रैक्शन थी, है ना? ओके, इधर भी आपका प्रेशर वाला ही था लाइन, सेम एज राउल्ट्स लॉ। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? टेम्परेचर के बीच में कर्व बनाएंगे। टेम्परेचर कह दो या बॉइलिंग पॉइंट कह दो। ठीक है, और इधर आपका अगेन वही मोल फ्रैक्शन रहेगा। ओके, अब देखो पी नोट ए ऊपर ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, तो लेकिन इसका क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और बी का वेपर प्रेशर कम था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। बस, अब हम इसको मेन टॉपिक लिखे करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो बीपी है ये किसका है? ए का है। ये जो बीपी है मतलब बॉइलिंग पॉइंट है वो है बी का। ओके, तो अब देखो इसमें जो कर्व बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा। इसको भी हम समझेंगे कि कैसे बन रहा है। ये जस्ट उसके ऊपर वाले कर्व के ना अपोजिट बनेगा, जस्ट उसके अपोजिट, बिल्कुल उसके अपोजिट। देखो ए नीचे चला गया, बी ऊपर चला गया, बाकी चीजें भी ऐसे होंगी। इसमें क्या था कि लिक्विड ऊपर था, वेपर नीचे था, इसमें वेपर ऊपर हो जाएगा, लिक्विड नीचे हो जाएगा। ओके, कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वेपर का कंपोजिशन बढ़ता जाएगा। हमें भी पता है, जस्ट हम हीट करते हैं किसी को तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे। तो इसमें जो ऊपर वाली जो कर्व रहेगी हमारी, ये वेपर की रहेगी। ऊपर वाली कर्व से नीचे ऊपर, और नीचे वाली कर्व से नीचे क्या रहेगा? सारा का सारा लिक्विड रहेगा। क्लियर है? अगेन वही पॉइंट ले लेते हैं हम, हाफ कंपोजिशन वाला, समझने के लिए। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर वेपर बन रहा है, वही हमारा कौन सा हो जाएगा? वेपर जब बनता है तो हमने कौन सा कर्व देखा था बताओ? बबल पॉइंट कर्व, है ना? सॉरी, नहीं 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 नहीं, बबल पॉइंट कर्व तो कहते हैं, लेकिन इस प्रेशर के नीचे क्या बनेगा? इस प्रेशर के नीचे हमारी क्या बनेगी? पहले लिक्विड की ड्रॉप बनेगी। एक वर्ड मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। प्रेशर नहीं, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के बीच में कर्व है। ठीक है, ये टेम्परेचर के बीच में कर्व है, ये वाला। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए था। और इसको अगर आप ऐड करोगे थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर आ जाएगा। अब देखो कि आप एक चीज देख सकते हो सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पे लिक्विड है, ऊपर वेपर है, बीच में लिक्विड और वेपर है। तो बॉइलिंग क्या होती है? बॉइलिंग होती है कि एक लिक्विड का कंप्लीटली उसके वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाना है, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाना। तो वो देखो इसकी एक रेंज आ रही है ये। देखो, ये आपका T2 लगा लो, ये आपका T1 लगा लो। ओके, ये T1, ये T2, यहां से यहां तक एक रेंज है। इट हैज अ स्पेसिफिक रेंज इन विच इट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज। सो आप कह सकते हो कि इसका एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट नहीं, एक रेंज है। जनरली क्या होती है, जो लिक्विड्स होते हैं, प्योर लिक्विड्स की बात कर लो, वाटर की बात कर लो, इथेनॉल की बात कर लो, उनका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसपे वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड से वेपर में, है ना? मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम वाटर को हीट कर रहे हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये सॉल्यूशन क्या है? एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, जिसे हमने क्या माना कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कंक्लूजन आ जाएगा
कंक्लूजन क्या लिखोगे आप कि अ प्योर लिक्विड हैज अ स्पेसिफिक boiling point, but an ideal solution but an ideal solution has specific range of boiling point, but does not have unique boiling point या specific boiling point, unique boiling point। ओके, तो ये एक कंक्लूजन हो गया इस चीज का, इस कर्व का कंक्लूजन हो गया। ओके बेटा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कर्व है, समझ गए आप कि एक आइडियल सॉल्यूशन होगा वो कभी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल नहीं होगा, उसको एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए, उससे उस हीट में अगर हम इतना टेम्परेचर रखेंगे इसके बीच में तो लिक्विड और वेपर के बीच में रहेगा वो, इससे ज्यादा रखेंगे तो फिर पूरा वेपर बनेगा, जैसे अगर कम रख देंगे T1 से नीचे रख देंगे तो वो लिक्विड में ही रहेगा। ओके बेटा, क्लियर है बिल्कुल। तो ये चीजें हमने आज कवर की है, कल हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कवर करेंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, एक राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो नहीं करते उनके लिए। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा क्या हुआ था भाई, इसमें वो फीचर नहीं है, अलग कर देते हैं, थोड़ा सा मिक्स सा हो रहा था ऊपर वाले से। ठीक है, तो ये चीजें हमने आज कवर की। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं हम विद नॉन आइडियल सॉल्यूशंस।